हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। चलिए आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को देखेंगे। जैसे कि अगर मैं बता दूं कि ये टॉपिक कहाँ कवर्ड होता है, तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत जो है हमें जनरली पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में जो है देखने को मिलते हैं। और इसके न्याय सिद्धांत का जो क्वेश्चन है ये पीसीएस में भी देखने को मिलता है। स्टेट पीसीएस हो गया या बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम हो गए, और कई बार यूपीएससी में पूछा जाता है इनके न्याय सिद्धांत के बारे में, क्योंकि प्लेटो और अरस्तु वगैरह जो लोग थे, इन लोगों ने ये लोग एथेंस के रहने वाले थे और ये लोग ऐसे विचारक थे जिन्होंने पहली बार एक राज्य की कल्पना की, एक न्याय की कल्पना की, और उस वक्त की जो स्थिति थी वहाँ की उससे विजय पाने के लिए इन्होंने ऐसा जो है विचार अपना प्रकट किया। तो चलिए देखते हैं कि प्लेटो के जस्टिस को देखते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि फाइनल ईयर में पार्ट 3 की जो फाइनल ईयर है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आने के 90% चांस है, क्योंकि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस वगैरह से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे प्लेटोस थ्योरी में, तो प्लेटोस थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ, इसके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, आलोचना पढ़ेंगे और वो महत्व पढ़ेंगे। और इतना जब अगर हम समझ लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, बस आपको बेसिकली पॉइंट याद रखने हैं, हेडिंग्स याद रखने हैं, बाकी आंसर आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। बस बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको सिर्फ हेडिंग याद रखने हैं, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। 5 पेज तो आपका आसानी से हो जाएगा। और नॉर्मली अगर हम हर क्वेश्चन 5 पेज में अटेम्प्ट करते हैं तो ओवरऑल मेरा रिजल्ट जो है सही ही आएगा। चलिए हम देखते हैं प्लेटो की न्याय सिद्धांत क्या है। तो कहता है कि प्लेटो एक दार्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन था, मतलब वो एक ऐसे विचार, अपनी ऐसी विचार प्रकट करते थे जो किससे रिलेटेड होता, राजनीतिक होता था, और एक राज्य की कल्पना कैसी होनी चाहिए, उनमें न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इन सब की वो कल्पना करते थे और इस बात को दुनिया के सामने अपने पुस्तक के माध्यम से रखते थे। ठीक है, प्रथम प्रवर्तक थे। प्रथम प्रवर्तक का मतलब है कि एथेंस में जो सिचुएशन थे वहाँ पे बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी, उसको चेंज करने के लिए जो है वो अपने इस तरह के जो है काल्पनिक विचारों को प्रकट करते थे। क्योंकि उसके पूर्व क्या कह रहा है कि उन्होंने जो प्रथम प्रवर्तक क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके पहले किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन नहीं किया। क्रमबद्ध मतलब होता है कि हर एक छोटे बारीकी चीज़ पर और किसके बाद किसका होना आवश्यक है इस पर, और व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन नहीं किया। व्यवस्थित मतलब होता है कि शेड्यूल तरीके से जो है प्रतिपादन नहीं किया है। प्लेटो का जन्म कहाँ पे हुआ था? प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था। यह एक कुलीन परिवार में हुआ था। ठीक है, और ये थोड़ा उनके बारे में जानकारी है, इसके बाद हम उनके न्याय को देखेंगे। ठीक है, और उनका वास्तविक नाम क्या था? अरिस्टोक्लीज था। ठीक है, और प्लेटो एक महान दार्शनिक था और उसके संपूर्ण चिंतन पर उसके गुरु शुक्रात का प्रभाव देखने को मिलता था। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि इसके गुरु कौन थे? शुक्रात। और इनका शिष्य कौन था? प्लेटो के गुरु कौन थे? शुक्रात थे। और प्लेटो के शिष्य कौन था? तो अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य अगर आपको जानकारी है, मैं आपको बता दूं कि अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर था, जिसे विश्व विजेता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि जो इनका प्रभाव जो है, मतलब इनका जो कल्पना है उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो किसकी दृष्टिगोचर दिखती है? उनके गुरु शुक्रात की दिखती है, और स्वाभाविक है, दिखना भी चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि मैक्से नाम का एक विचारक थे जिन्होंने क्या बताया कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। प्लेटो को पश्चात जगत का महान समन्वयकर्ता माना जाता है, क्योंकि उसने 2 परस्पर विरोधी धाराओं को संबंधित करने का प्रयास किया। मतलब उस वक्त जब ये विचार दे रहे थे, उस वक्त 2 तरह के जो है विचार वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहे थे। एक आपको यहाँ पे ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने, ये भी क्या थे? एक विचारक थे, और इनकी ही विचार जो है एथेंस के समाज पर थोपी गई थी। ठीक है, एक है हेराक्लाइटस और थे एक पेमेनिडेस थे। ठीक है, इनकी ही मतलब विचारधारा वहाँ पे चल रही थी। तो इनका जो मुख्य कारण था कि इन सारे विचारों को विरोध करना ही इनका क्या था? मुख्य कारण था, विरोध। क्योंकि इनके जो ऐसा कह सकते हैं, इनकी जो कल्पना थी, इनकी जो विचारधारा एथेंस पे थोपा गया था, वो किसी भी तरीके से सही नहीं था। प्लेटो के अनुसार वास्तविकता विखंडित है। मतलब प्लेटो क्या कहता है कि जो वास्तविकता है उसकी खंडित नहीं किया जा सकता है। जो सच्चाई है, जो वास्तविक है, उसको क्या कर सकते हैं? हम खंडित नहीं कर सकते हैं। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक, प्लेटो द्वारा लिखी गई पुस्तक थी रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने अपने सारे विचारों को क्या किया है? मेंशन किया। तो प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में अपना न्याय सिद्धांत दिया है। ठीक है, न्याय रिपब्लिक का केंद्रीय विषय। न्याय जो है पूरे रिपब्लिक, जैसे रिपब्लिक में सिर्फ और सिर्फ न्याय के बारे में नहीं है, उसने शिक्षा के बारे में और आदर्श राज्य के बारे में बताया, और दार्शनिक राजा वगैरह के बारे में बताया। मतलब हर एक वर्ग के बारे में जो है अपनी विचार उसने दिया। तो न्याय क्या है? रिपब्लिक का केंद्रीय विषय। इस कारण रिपब्लिक को न्याय से संबंधित कंसर्निंग जस्टिस, उसका दूसरा नाम क्या है? कंसर्निंग जस्टिस। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में ये सब पॉइंट्स लिखने पे नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो कंसर्निंग जस्टिस नाम से भी अभिहित किया गया था। तो कंसर्निंग जस्टिस किसे कहते हैं? रिपब्लिक को ही दूसरा नाम क्या है? कंसर्निंग जस्टिस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है कि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है और अपने आदर्श राज्य की स्थापना में न्याय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मानता है। मतलब उसका विचार क्या था कि एक ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें हर चीज क्या हो? बहुत ही सुसज्जित तरीके से हो, यहाँ पे न्याय की
अच्छी व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, दार्शनिक राजा की व्यवस्था हो, हर वर्ग का जो है वहाँ पे क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, तो चलिए कहता है कि न्याय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। बार्कर नाम का विचारक क्या कहता है कि चाहे वो सोफिस्टिक वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूलाधार रहा है। मतलब क्या है कि अगर वो प्लेटो के हम सोफिस्टिक वर्ग की धारणाओं को विरोध कर रहा हो, मतलब उनके विचार में ऐसा दिखता है कि वो सोफिस्टिक वर्ग के लोगों का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, या फिर उसके समाज में विद्यमान जो व्यवस्था है, मतलब समाज में उस वक्त चलने वाली जो व्यवस्था है उसको क्रिटिसाइज कर रहा हो। लेकिन सबके अंत में अगर हम देखें तो न्याय क्या है, प्लेटो के विचार का मूलधार है। मतलब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है उसके विचार का, कि न्याय ही जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, आगे कहता है कि अपने न्याय संबंधी विचारों का प्रतिपादन करने के पूर्व प्लेटो ने तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय संबंधी धारणाओं का खंडन किया। ये बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एग्जाम में लिखने ही चाहिए कि वो किन किन विचारों का खंडन किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2-3 ऐसे परंपरा थे जो उस वक्त चल रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले था कि परंपरागत सिद्धांत थे जो किनके द्वारा दिया गया था, सिफालस और पॉलीमार्कस के द्वारा दिया गया था। उस समय किनके द्वारा ये विचार दिए गए थे, जो परंपरागत तरीके से जो काम किया जा रहा था, ये सिफालस और पॉलीमार्कस के द्वारा दिया गया था। तो सिफालस की क्या विचार थे कि सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुका देना ही न्याय है। सिफालस क्या कहता था कि हमेशा सत्य बोलना और क्या करना, दूसरे के ऋण को चुका देना ही न्याय है। और इसको पूरी तरह से किसने खंडित कर दिया, इस बात को नकारा किसने, प्लेटो ने। और पॉलीमार्कस क्या कहते थे, पॉलीमार्कस कहते थे कि मित्र के साथ श्रेष्ठ और शत्रु के साथ जो है घृणित व्यवहार करना न्याय है। मतलब उनका कहना था कि मित्र के साथ अच्छी व्यवहार करो और जो शत्रु है उसके साथ जो है मतलब घृणित व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार नहीं करने को ही वो क्या कहते थे कि न्याय कहते थे। लेकिन आज की अगर हम कल्पना करें तो आप ये दोनों ही बातों को आप भी बहुत ही आसानी से खंडित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस दोनों ही बातों में कहीं से न्याय नहीं दिखती है। उसी प्रकार प्लेटो ने भी उस समय में क्या किया कि इस बातों का खंडन किया। प्लेटो इस न्याय की धारणा का खंडन करते हुए कहता है कि ये दोनों ही सिद्धांत दोषपूर्ण है। कैसे दोषपूर्ण है और अनुचित है। सत्य बोलकर, पहला क्या बताया उन्होंने कि सत्य बोलकर क्या होता है, देखिए अपने देश की गुप्त जानकारी देना अन्याय। ऋण में क्या, जैसे कि मान लीजिए अब आप सत्य बोल रहे हैं और किसी के साथ सत्य अगर आप असत्य नहीं बोलिएगा और आप इसी सत्य बोलने के लहजे में अगर आप किसी को अपनी सारी गुप्त जानकारियां या कोई भी जानकारियां दे देते हैं तो क्या ये आपके राज्य के लिए अच्छा होगा? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ऋण की बात करें तो स्वस्थ मित्र से, अगर जैसे कि ऋण की बात करें तो ऋण को कैसे खंडित किया इसने, कहा कि स्वस्थ मित्र से अस्त्र लिया। अगर मान लिया आप अपने किसी अच्छे दोस्त से कोई शस्त्र लेते हैं और बाद में वो मित्र जो है मान लिया पागल हो गया, अपनी मनोवृत्ति में नहीं रहा और आप उसको शस्त्र को वापस करने जाएंगे, उस ऋण को चुकाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको एक परेशानी हो जाएगी। परेशानी क्या होगा कि जब उसको दिमागी स्थिति जब उसका ठीक नहीं है तो हो सकता है वो आप पे हमला कर दे, आपकी जान ले ले। तो ये जो कह रहा है कि इस दोनों ही बात को बहुत ही आसानी से जो है उसने खंडित कर दिया। किसने? प्लेटो ने खंडित कर दिया। अब कहता है कि मित्र और शत्रु की कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। कहता है क्या पता मित्र के नाम पे, जैसे कि आज भी ऐसा बहुत सारा चीज़ हमें देखने को मिलता है, मित्र और शत्रु। क्या पता मित्र नाम का मित्र वो वास्तव में शत्रु हो। मान लें हम जिसको अपना मित्र समझते हैं कि वास्तव में क्या हो, शत्रु हो, आपकी भलाई नहीं चाहता हो। व्यवहार में कई बार ऐसा होता है, सच्चाई में अगर आप देखें तो कई बार ऐसा होता है कि आपके कई सारे मित्र जो हैं वो बस मित्र दिखते हैं लेकिन उनका आंतरिक भाव कुछ और होता है और मित्रता नहीं निभाकर वो क्या होते हैं, अंदर तरीके से वो आंतरिक तरीके से आपके बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। तो ये बात को भी बताते हुए उसने क्या किया, दोनों ही सिफालस और पॉलीमार्कस के बातों को खंडित कर दिया प्लेटो ने। दूसरी विचारधारा जो उस समय सबसे ज़्यादा चल रही थी वो थी क्रांतिकारी सिद्धांत। ठीक है, अब क्रांतिकारी सिद्धांत को देखते हैं। इसने ये क्रांतिकारी सिद्धांत किसने दिया था? थ्रेसीमेकस ने दिया था। ठीक है, थ्रेसीमेकस शक्ति ही सत्य है। उसने क्या कहा कि शक्ति ही सत्य है और शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। उसने क्या किया कि शक्ति ही हित है और जो शक्तिशाली है उसका ही साधन न्याय है। अगर शक्तिशाली व्यक्ति या शासक वर्ग अपने हितों के लिए कार्य करता है और अन्याय न्याय से बेहतर है। उसने क्या बता दिया, बहुत ही गलत बात क्या बता दिया कि अन्याय जो है वो न्याय से बेहतर है। तो यहाँ पे तो सरासर प्लेटो को मौका मिल गया कि इनकी बातों को क्या कर सके, वो बहुत ही आसानी से खंडित कर सके। तो प्लेटो इनकी बात को खंडित करते हुए क्या कहता है कि शासन एक कला है। उसने क्या कहा कि शासन क्या है, एक कला है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। शासन क्या है, एक कला है और शासक का कर्तव्य जनता के कष्टों को दूर कर उनके हित में कार्य करना है और अन्याय किसी भी दृष्टि से न्याय से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि अन्याय जो है ये कभी भी क्या हो सकता है, न्याय से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। आप किसी पे अन्याय कर रहे हैं और उस पर न्याय कर रहे हैं तो अन्याय वाला पोर्शन कभी भी सही नहीं हो सकता है न्याय वाले के कंपेरिजन में। समझ रही आ रही है बात आपको? समझ रहे हैं?
आप, जैसे देखिए, क्योंकि सुख जो है वो दुख से सदैव श्रेष्ठ होता है। सुख जो है हमेशा श्रेष्ठ होगा। अगर आपको कोई दुख देगा और सुख देगा तो आप किसको सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? सिंपल सी बात है, आप सुख को ज़्यादा एक्सेप्ट करना चाहेंगे। हम अपनी ज़िंदगी में इतना मेहनत भी इसीलिए कर ले ताकि हमारे साथ क्या हो, हम अपनी बाकी की ज़िंदगी सुख के साथ बिता सके, और अपनी ज़िंदगी सुख के नहीं भी बीते फिलहाल तो अपने माँ बाप को, अपने से बड़ों को, अपने परिवार वालों को क्या करें, सुखी ज़िंदगी दें। इसीलिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो चलिए, इसीलिए वो बहुत ही आसानी से प्लेटो ने उस सिद्धांत को काट दिया। अब लास्ट वाले सिद्धांत की हम बात करते हैं, कार्यकरण सिद्धांत। कार्यकरण सिद्धांत क्या है? इस किसने दिया था? ग्लाउकन ने दिया था। ठीक है, ये व्यवहारिक सिद्धांत है। अब देखिए, ग्लाउकन क्या कहता है कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है। क्या बोलता है? कि कृत्रिम वस्तु है, और इसका आधार अगर हम देखें तो कोई सार्वभौमिक नियम न होकर निरंतर बदलती हुई परंपरा, और इस प्रकार न्याय भय का शिशु है। देखिए, ये बहुत ही अजीब बात बता दी है कि न्याय भय का शिशु है। इसका मतलब है कि कोई भी आदमी न्याय तभी करता है जब तक उसको किसी का डर होता है। ये पॉसिबल नहीं है। जब आदमी के पास बहुत ज़्यादा डर होता है तो न्याय नहीं अन्याय करता है, वो सत्य नहीं झूठ बोलता है। आप किसी भी बच्चे को देखिए, अगर उसका गार्जियन उसको बहुत ज़्यादा डरा कर धमका कर रखता है तो बच्चा हमेशा सत्य नहीं, हमेशा झूठ बोलता है। किसके डर से? भय के डर से। तो इनकी बातों को भी बहुत ही आसानी से प्लेटो ने खंडित किया। प्लेटो का मानना है कि न्याय क्या है? न्याय समझौता पर आधारित कोई बाहरी वस्तु नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बाहरी वस्तु न्याय को नहीं ला सकता है। कोई भी बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि मानव आत्मा का आंतरिक गुण, मानव का जो आंतरिक गुण होता है। जैसे कुछ लोगों का गुण क्या होता है कि वो हमेशा सत्य बोलेंगे, अच्छा विचार करेंगे, तो ये कहाँ का गुण होता है? उनके आत्मा का गुण होता है, उनका आंतरिक गुण होता है। उनको बाहर से बताने पे अगर कोई सत्य बोल रहा है तो तब तक ही सत्य बोलेगा जब तक उसको उसकी बातें याद रहेगी, दूसरे की बातें याद रहेगी कि सत्य बोल रहा है। लेकिन जब वो फिर 2-4 महीने के बाद क्या करेगा? असत्य बोलने लगेगा, क्योंकि वो उसका नेचर है। तो प्लेटो ने बहुत ही साधारण वे में क्या कहा कि मानव आत्मा का आंतरिक गुण है, और न्याय जो है वो भय तथा शक्ति से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से किया जाता है। सिंपल सा बात है। ऐसा नहीं है कि न्याय आप तभी करेंगे जब आपके पास क्या हो, पावर हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो तभी न्याय करेंगे। अगर आप आम आदमी हो तो क्या अन्याय करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो पावर और शक्ति, यानी कि शक्ति और भय से जो है हम न्याय का जो है कोई भी तुलना नहीं कर सकते हैं। इसको प्लेटो ने बहुत आसानी से क्या किया कि क्रिटिसाइज कर दिया, उनके खंडन कर दिया। अब देखते हैं इन तीनों परंपरा धारणाओं के उचित तर्कों के खंडन के उपरांत प्लेटो अपनी न्याय संबंधीकरण का प्रतिपादन करता है। मतलब उस समय जो चल रहा था एथेंस में, उस समय जो न्याय की व्यवस्था चल रही थी, उसको खंडन करने के बाद अपना न्याय सिद्धांत दिया कि एक्चुअल में न्याय क्या है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या कहता है कि सिफालस, पॉलीमार्कस, थ्रेसीमेकस तथा ग्लाउकन न्याय के जिन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन करते हैं उन तीनों की एक समान विशेषता है कि न्याय को बाह्य वस्तु मानते हैं। देखिए, बाह्य वस्तु का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों का ये मानना है कि न्याय कोई भी आत्मा से या आंतरिक रूप से नहीं है, ये बाह्य वस्तु है, बाहर की वस्तु है। ठीक है, जबकि प्लेटो उसे आंतरिक व स्वाभाविक मानता है। और सही बात है कि प्लेटो का ये विचार एकदम सही है कि वो क्या है, आंतरिक है और स्वाभाविक है। मतलब हमारे अंदर से ही उत्पन्न होगा कि हम न्याय में ज़्यादा विश्वास रखते हैं या अन्याय में, हम न्याय करते हैं या अन्याय करते हैं। आपको ये बात खुद ही अपने आप में रियलाइज होगा कि आप एक झूठे इंसान हैं या सच्चे इंसान हैं। आप कितना ज़्यादा सच बोलते हैं पूरे दिन में, यह आपको बेहतर पता होगा। लेकिन आप कितना ज़्यादा झूठ बोलते हैं, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। इसका मतलब ये होता है कि हम आंतरिक मन से सोचें कि हमको सत्य बोलना है, तो हमारा क्या होगा, हम हमेशा सत्य बोलेंगे, हमेशा न्याय करेंगे। इसका मतलब प्लेटो का विचार वहीं पे था कि क्या है कि एक तरह से ये क्या है, आंतरिक चीज़ है, आत्मा का गुण है। प्लेटो के अनुसार क्या है, न्याय का आधार न तो परंपरा होता है और न ही व्यक्ति का सर्वार्थ पड़ता है या भय की भावना होती है। न वो भय से सत्य बोलेगा, न ये परंपरा को फॉलो करके सत्य बोलेगा, बल्कि क्या है, वो उसके आंतरिक चीज है। न्याय मानव के अंतःकरण की वस्तु है। क्या है वो? पूरी तरह से अंतःकरण की उसकी वस्तु है। ठीक है, न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था तथा मानव स्वभाव की प्रकृति है। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि उचित अवस्था के लिए और मानव का क्या है, स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, उसका नेचर है, उसका गुण होता है कि वो न्याय करेगा, वो सत्य बोलेगा। ठीक है, इसी आधार पर न्याय के पूर्व प्रतिपादित धारणाओं का खंडन कर उसे अस्वीकार कर देता है। मतलब इन सब बात विचारों को रखते हुए उसने क्या कहा कि न्याय के पूर्व प्रतिपादित धारणाओं को खंडन कर दिया। उसने जो पहले से चल रहे थे उनको सारे को खंडन किया, उसे अस्वीकार कर देता है। प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है। प्लेटो क्या कहता है कि न्याय जो है वो कितने रूप में है, दो रूप में है। सबसे पहला बोलता है कि एक व्यक्तिगत न्याय होता है और दूसरा सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय होता है। चलिए हम देखते हैं दोनों को। कहता है कि प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में तीन तत्व नैसर्गिक प्रवृत्ति विद्यमान है। अगर तीनों की बात करें तो कौन कौन से हैं? विवेक हैं, साहस हैं और तृष्णा है। विवेक, साहस
और तृष्णा है। कौन कौन से इंग्लिश में बोलेंगे तो विजडम, स्पिरिट एंड एपिटाइल होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि ये तीनों गुण जब मानव मस्तिष्क में उचित अनुपात में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। तृष्णा, स्वर और बुद्धि के उचित समन्वय से ही व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि होती है। मतलब देखिए, एक व्यक्ति तभी न्याय बोलता है जब उसके अंदर, ऐसा कौन बोल रहा है, प्लेटो बोल रहा है कि जब उसके अंदर क्या होती है, तृष्णा होती है, शौर्य होता है और बुद्धि होता है। ये तीनों चीज का संगम ही क्या करता है, आदमी को के जीवन में न्याय की सृष्टि जो है उसे प्रदान करता है। ठीक है, ऐसा प्लेटो कहते हैं। इसके बाद प्लेटो सामाजिक या राज्य के संबंध में जो दूसरा पॉइंट उसने कहा, उसमें उन्होंने क्या कहा कि इसके बाद जो है प्लेटो एक सामाजिक या राज्य के संबंध में न्याय का प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार क्या है, राज्य मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है। राज्य क्या है, मानव के मस्तिष्क का व्यापक रूप है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है कि राज्य जो है वो मानव मस्तिष्क यानी कि आदमी का जो बुद्धि है, एक व्यक्ति के बुद्धि का ही व्यापक रूप किसको बनाता है, एक राज्य को बनाता है। कि राज्य कैसा होगा, ये ओवरऑल किस पे डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति का, मतलब उसमें रहने वाले व्यक्तियों का मस्तिष्क कैसा है। तो क्या बोलता है कि राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते हैं। मतलब क्या है कि राज्य जो है किसी बलूत के जो वृक्ष हैं या चट्टानों से नहीं उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, बल्कि लोगों के मस्तिष्क और चरित्र के परिणाम होता है। जैसे आप सुनते होंगे कि कभी किसी स्टेट के बारे में, जैसे कि आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले लेते हैं, तो पाकिस्तान के बारे में आप किसी से भी पूछिए पूरे दुनिया में जाके कि भाई पाकिस्तान का क्या मेंटेलिटी है, तो पाकिस्तान के नाम के साथ साथ आतंकवादी का नाम नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये होता है कि क्या कि वहाँ के लोगों के द्वारा ही क्या किया जाता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ के मानव, मतलब किसी भी राज्य के मानव के मस्तिष्क के ही अनुसार उसके राज्य का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो प्लेटो ने ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई और बहुत ही सही तरीके से बताई। अब कहता है जिस प्रकार व्यक्ति के अंदर 3 तत्व गुण विद्यमान है, उसी प्रकार इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के आधार पर राज्य के 3 वर्ग होते हैं। अब देखिए, जिस तरह से लोगों में इस तीनों ही बातों का, मतलब उनके आंतरिक अंदर जो व्यवस्था होती है, मतलब विद्यमान होती है, जितना ज़्यादा ये तीनों गुण विद्यमान होती है, उसी के आधार पर उसने क्या किया कि राज्य में लोगों को 3 तरीके से बांट दिया। पहला क्या किया, मतलब तरीके नहीं कहेंगे, 3 वर्ग में बांट दिया। पहला शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। ये तीनों वर्ग ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तीनों वर्ग से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कहेंगे तो, अगर आप चाहते हैं कि इसका वीडियो आए तो आप कमेंट कर देंगे, हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम उसको एनालिसिस करेंगे कि 3-4 साल के क्वेश्चन से मिलाएंगे, और अगर वो क्वेश्चन मिल जाता है तो हम आपके लिए उसके लिए भी वीडियो बनाकर पूरा डालेंगे आंसर राइटिंग के साथ। चलिए आगे देखते हैं कि शासन वर्ग, ये तीनों वर्ग जो है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, इसमें कहता है विवेक की प्रधानता होनी चाहिए। विवेक की प्रधानता होनी चाहिए। और प्लेटो अपने शासक वर्ग को 50 साल तक एजुकेशन देता है। कितने, 50 वर्ष तक एजुकेशन देता है। और क्या करता है कि शासन संचालन की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, विवेक की प्रधानता होनी चाहिए। और सैनिक वर्ग की बात करें तो इसके अंदर क्या होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए, शौर्य की प्रधानता होनी चाहिए और रक्षा दायित्व इसी के अंदर होना चाहिए। आदर्श राज्य की जो कल्पना करता है उसकी रक्षा दायित्व किसको देता है, सैनिक वर्ग को देता है। और शासक वर्ग को क्या देता है, अपने पूरे आदर्श राज्य की बागडोर वो शासक वर्ग को देता है। और लास्ट जो हमारा उत्पादक वर्ग है, तृष्णा, इसका क्या क्या है, तृष्णा और क्या है, देखिए विवेक दिख रहा है किसमें, शासक वर्ग में, साहस किसमें दिख रहा है, सैनिक वर्ग में, और तृष्णा किसमें दिख रहा है, तो ये उत्पादक वर्ग में दिख रहा है। ये तीनों के बारे में कह रहा था प्लेटो। इसमें क्या कहता है, वासना प्रधान आर्थिक व भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, मतलब राज्य में जो भी आर्थिक और भौतिक तरीके से जो जरूरत होगी उसको उत्पादक वर्ग ही पूरा करेंगे। कहता है व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण उसके उस तत्व की प्रधानता के आधार पर होता है। कौन से तत्व, तीनों तत्व मैंने अभी आपको जस्ट बताया कौन कौन से, विवेक, साहस और तृष्णा पे। ठीक है, प्लेटो के अनुसार राज्य में न्याय की उपलब्धि तभी हो सकती है जबकि उसका प्रत्येक तत्व अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार आचरण करे और अपने धर्म का पालन करे। क्या 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है कि अपने गुणों के अनुसार आचरण करता है, मतलब जो उसका गुण है उसी के हिसाब से आचरण करे। अगर वो सैनिक वर्ग है तो वो क्या करे, शासक वर्ग बनने की कोशिश ना करे। अगर कोई उत्पादक वर्ग है तो वो सैनिक बनने की कोशिश ना करे। और अपने धर्म मतलब यहाँ पे धर्म का मतलब जाति नहीं है, यहाँ धर्म का मतलब है कि अपने काम, यहाँ धर्म का क्या मतलब है कि अपना काम, जो उसे काम दिया गया है वो काम यहाँ पे क्या है, धर्म के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो उसका क्या कहता है कि अपने धर्म का पालन करे, मतलब इस दोनों चीज़ों का वो पालन करे। अर्थात जब शासक निस्वार्थ भाव से जनता के हितों की रक्षा करेगा, मतलब जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो शासक क्या करेगा, निस्वार्थ भाव से अगर रक्षा करेगा। और क्या करता है कि शासन जो है रक्षा करते हुए शासन करेगा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्वार्थी हो जाए। जैसे कि आज के हमारे नेता क्या हैं, स्वार्थी हैं, वो अपने लालच के लिए ही नेता बनते हैं, अपने कुर्सी और गद्दी के लिए, पैसों के लिए ही क्या करते हैं, हमारे शासन प्रणाली में आते हैं। उसके बाद कहता है कि सैनिक जो है, सैनिक वर्ग जो है
वो देश की सीमाओं की रक्षा करे तथा उत्पादक वर्ग जो है वो उपभोग की पर्याप्त सामग्री पैदा करे, तभी राज्य में न्याय स्थिर रह सकता है। मतलब कहना क्या चाहता है कि वो तीनों वर्ग को चाहता है कि तीनों वर्ग एक दूसरे को इंटरफेयर न करें, हस्तक्षेप की नीति जो है अपनाए। देखिए उसके बारे में भी आगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए न्याय क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि न्याय है क्या। तो कहता है न्याय क्या है और उसका अधिवास निवास कहाँ है। इसका उत्तर देते हुए प्लेटो कहता है कि न्याय कहाँ है और इसका वास कहाँ पे है, अधिवास कहाँ है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका उत्तर देते हुए प्लेटो कहता है अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना तथा दूसरे के कर्तव्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। क्या कहता है कि जिस वर्ग को जैसा काम दिया गया है वो अगर अपने ही काम को करता रहे, दूसरे वर्गों के काम में इंटरफेयर ना करे, हस्तक्षेप ना करे, तो उसे ही हम न्याय कहते हैं। और क्या कहता है, और कहता है कि न्याय का निवास अपने निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। मतलब उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि शासक वर्ग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उन्हें अपनी वर्ग की चिंता है, उन्हें अपने कामों की चिंता है और वो बहुत ही क्या करता है, संतुलित तरीके से अपने कर्तव्य को निश्चित रूप से क्या करता है, पूर्ण करता है। तो वो क्या है, वही एक तरह की न्याय है, ऐसा प्लेटो कहता है। प्लेटो की न्याय की यह धारणा कार्य विशेषीकरण के इस सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति को ऐसा कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए जो उसके स्वभाव के पूर्णतः अनुकूल है। मतलब क्या कहता है कि वो कहता है कि हर व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिसमें वो क्या है, वो पूरी तरह से क्या है, उस काम को करने के लिए सक्षम है, जिसमें वो क्या है, पूरी तरह से कुशल है, क्या है, काम करने के लिए कुशल है। तो उस व्यक्ति को वही काम करना चाहिए, उस वर्ग को वही काम करना चाहिए। इससे एक व्यक्ति एक ही कार्य अच्छाई से और अधिक मात्रा में कर सकता है। इससे क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर शासक वर्ग है तो वो अपनी शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाएगा, लेकिन अगर वो सैनिक वर्ग में आ जाएगा तो क्या होगा, एक काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका डिवीजन हो जाएगा, ऐसा प्लेटो मानता है। ऐसा करने से सभी व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होगी और राज्य आत्मनिर्भर बनेगा। क्या बोलता है कि अगर हर व्यक्ति अपने अपने कामों को पूरे जिम्मेदारी से और कुशलतापूर्वक करता है तो राज्य आत्मनिर्भर बनेगा और हर व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या होगी, उसके राज्य में पूरी होगी। अब कहता है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता पे कुछ देखते हैं, इसके बाद हम लोग आलोचना देखेंगे, तो इसके बाद ओवरऑल हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता देखते हैं। प्लेटो का न्याय बाह्य जगत की वस्तु ना होकर क्या है, बाह्य जगत की वस्तु ना होकर क्या है, आंतरिक स्थिति है। ठीक है, इतनी बात तो मैंने आपको पहले बताया, क्या है वो आंतरिक है, बाह्य कोई चीज नहीं है। ठीक है, स्वाभाविक होने के कारण इसे थोपा नहीं जा सकता। स्वाभाविक मतलब है कि जैसे आपने कोई नियम बना दिया कि हर कोई सच बोलेगा तो ये एक थोपना हो गया, लेकिन अगर आदमी के आंतरिक मन में ये कल्पना होगी कि नहीं हम हमेशा सत्य बोलेंगे, हमेशा न्याय के रास्ते पे चलेंगे, तो वो क्या होगा, इसे थोपा नहीं कहेंगे, इसको स्वाभाविक कहेंगे। स्वाभाविक नेचर हो जाएगा। यह व्यक्ति के आत्मा का गुण है। बार बार हम ये बात आपसे रिपीट कर रहे हैं, क्या है, व्यक्ति के आत्मा का गुण है। अब क्या कहता है, प्लेटो का न्याय कार्य में विशिष्टता का सिद्धांत है, अर्थात व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर ही कार्य करे जिसमें वह दक्ष तथा पारंगत हो। उनके हिसाब से क्या कहता है कि व्यक्ति को हमेशा वही काम करना चाहिए जिसमें वो क्या हो, पारंगत हो, जिसमें वो बहुत ही अच्छे से कुशलता से काम कर सके, दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, साथ ही यह किसी व्यक्ति के कार्यों में अहस्तक्षेप, मैंने आपको बताया कि अहस्तक्षेप की नीति उसने दिया था कि जिसमें एक व्यक्ति एक वर्ग दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड अहस्तक्षेप नीति, ताकि व्यक्ति क्या करे, स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य करे। क्या कहता है, अगर हस्तक्षेप वाली बात नहीं रहेगी तो हर व्यक्ति अपना वर्ग में अपने कामों को स्वतंत्रतापूर्वक करेगा। डॉक्टर रूज नाम के व्यक्ति कहते हैं इसी संदर्भ में, अपने कार्य को करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। उन्होंने भी क्या किया, डॉक्टर रूज नाम के व्यक्ति क्या किया कि अपने काम को करना और दूसरे व्यक्ति के काम में इंटरफेयर नहीं करना ही क्या है, एक तरह का न्याय है। प्लेटो के न्याय वास्तव में यह मानता है, प्लेटो का न्याय वास्तव में यह मानता है कि व्यक्ति तथा समाज में कोई संघर्ष नहीं, व्यक्ति समाज का अंग है और समाज के विकास में ही राज्य का व्यक्ति विकास निहित है। मतलब इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है कि प्लेटो का जो न्याय है वास्तव में यह मानता है कि व्यक्ति तथा समाज, व्यक्ति और समाज दोनों में कोई संघर्ष नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति से मिलकर ही समाज बनता है। व्यक्ति समाज का अंग है, सिंपल सा बात है, व्यक्ति क्या है, समाज का ही अंग है, तभी तो समाज मिलकर व्यक्तियों लोग मिलकर क्या किए, समाज को बनाए हैं और समाज के विकास में ही राज्य का व्यक्ति विकास निहित है। समाज का जो मतलब विकास होता है वो किसमें है, राज्य के ही विकास। मतलब समाज अगर विकास करेगा, जैसे देखिए हर एक मनुष्य विकास करेगा तो समाज का विकास होगा, और समाज विकास करेगा तो किसका विकास होगा, राज्य का विकास होगा। जिसे हम देश कहते हैं, हम कहते हैं ना कि हमारा हर राज्य, हमारा हर स्टेट क्या होगा, वेल डेवलप्ड हो जाएगा, तो इंडिया क्या हो जाएगी, इंडिया बाकी कंट्रियों से डेवलप्ड हो जाएगी। अब देखिए प्लेटो का न्याय समाज में एकता का सूत्र है। प्लेटो का न्याय क्या कहता है कि एकता के सूत्र में बांधता है। जैसे देखिए प्लेटो का
का न्याय सिद्धांत सीधा व सरल है। सिंपल सा बात है, इतनी बात आप एक भी ऐसी टॉपिक नहीं आई होगी जो आप नहीं समझ पाए होंगे या आपके दिमाग में नहीं गया होगा। हर पॉइंट आपके दिमाग में चला गया होगा कि प्लेटो का न्याय कितना सीधा है, कितना सरल है। परंतु तत्कालीन समय की परिस्थिति में इसका बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि आज जो हमारा तत्कालीन मतलब अभी जो हमारा सिचुएशन है 20वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी की बात करें तो हम लोग इतने डेवलप्ड हो चुके हैं कि ये छोटी छोटी बात हमारे संविधान में, हमारे स्वाभाविकता, हमारे गुण से ऊपर उठ चुका है। मतलब अब हम लोग अगर बहुत ज़्यादा सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो क्या होगा, सर्वाइव नहीं हो सकता है। अगर हम जो आज के जो लोग हैं अगर वो एक ही वर्ग में सीमित हो जाएंगे कि कोई शासक है तो शासक ही रहेगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। यहाँ पे क्या है, मल्टी टैलेंटेड लोग खोजे जाते हैं जो एक ही व्यक्ति क्या करे, बहुत सारे कामों को कर सके। तो आज जनरेशन मल्टी टैलेंट का है, एक वर्ग वाले टैलेंटेड का नहीं है। लेकिन उस समय एथेंस की जो स्थिति थी, उस समय आक्रामक स्थिति थी, उस समय भ्रष्टाचार वगैरह था और अटैक वगैरह हो रहे थे बहुत सारा। इन सब से बचने के लिए जो उस समय दिया गया यह विचार था वो उस समय के हिसाब से बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना भी बहुत लोगों ने की। कहता है कि प्लेटो के न्याय कानूनी धारणा नहीं है बल्कि एक नैतिक धारणा है। यह मनुष्य को केवल अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना है। सिंपल सा बात है, देखिए कि उसने कोई ऐसा मतलब न्याय ऐसा बनाया कि बस उसके काम में ही निहित है। समझ रहे हैं ना, उसके काम में ही निहित है, उसके कर्तव्यों तक ही निहित है। समझ रहे हैं बात को। देखिए दूसरी पॉइंट क्या कहता है कि कार्य विशेषता विशेषीकरण के व्यक्ति के, कहता है कि कार्य विशेषीकरण से व्यक्ति की प्रतिभा का हनन होता है। अब देखिए कार्य विशेषीकरण का मतलब क्या होता है कि अगर आप में ये गुण है कि आप एक मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में काम कर सकते हैं, आप में ये गुण है कि आप लेटर लिख भी सकते हैं, आप लेटर पहुंचा भी सकते हैं, आप कंप्यूटर भी चला सकते हैं, आप जरूरत पड़ने पर मीटिंग मैनेजमेंट भी देख सकते हैं, आप मैनेजमेंट का भी काम कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे आप अगर खाना भी बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आप एक मल्टी टैलेंटेड गाय हैं। लेकिन अगर आपको इसमें से कोई एक ही काम के लिए जिंदगी भर के लिए दे दिया जाए कि नहीं तुम खाना ही बनाओगे, इसके अलावा तुम कुछ नहीं करोगे, तो क्या है, आपका प्रतिभा क्या हो जाएगा, प्रतिभा का हनन हो जाएगा। आप बाकी काम करना जानते हैं फिर भी आप काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसका आपका सर्वांगिक विकास नहीं होगा। सर्वांगिक मतलब आपके सारे जो गुण हैं उसका विकास नहीं होगा। आप सिर्फ एक ही चीज में अपनी जिंदगी को क्या कर देंगे, व्यथा कर देंगे। तो इसीलिए इस बात को भी लेकर इसको क्रिटिसाइज किया गया। अब कहता है केवल व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल, उसके अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं। मतलब देखिए सिर्फ और सिर्फ आप इतनी बात में देखेंगे कि व्यक्ति के कर्तव्यों पे ही बल दिया गया। मतलब व्यक्ति ये काम करेगा, वो काम करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, लेकिन उसका अधिकार कहाँ गया, अधिकार की प्लेटो ने कोई बात ही नहीं करी। तो इसी की वजह से भी इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आलोचना की जा रही है। कहता है इस सिद्धांत में मनुष्य के 3 गुणों के आधार पर समाज को 3 वर्गों में विभक्त कर दिया गया, लेकिन गुणों का निर्धारण का आधार क्या होगा उसके संबंध में नहीं बताया गया। मतलब जैसे कि आप लोग देखे थे कि अभी विवेक के लिए, तृष्णा के लिए जो मतलब 3 पॉइंट जो बांटे गए थे उसको बता तो गया कि इसके आधार पर एक शासक वर्ग होगा, एक सैनिक वर्ग होगा, एक उत्पादक वर्ग होगा, लेकिन उसकी भूमिका क्या होगी, किस आधार पर आप डिवाइड करेंगे कि कौन क्या बनेगा, इसके बारे में प्लेटो ने कुछ बताया नहीं यहाँ पे। आप देखिए कहता है ये भी एक आलोचना का विषय रह गया। आप कहता है प्लेटो के न्याय सिद्धांत को वर्तमान समय में बड़े तथा अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर नहीं लागू किया जा सकता है। मतलब देखिए एथेंस एक छोटा था, मतलब वहां पे उस वक्त पे ना लागू किया जा सकता था, लेकिन अभी जो वर्तमान है, अभी जो हमारे राज्य हैं जैसे भारत वगैरह को हम देखें तो उस पे इस तरह की व्यवस्था को अगर लागू करने की हम कल्पना भी करें तो बहुत ही कठिन है कि वहां पे कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके बाद देखते हैं लास्ट 2-3 पॉइंट और बचे हुए, हम इसको देख लेते हैं फटाफट। कहता है कि इसके समाज में एकता नहीं बल्कि वर्गीय आधार पर बिखराव होने की संभावना है। मतलब क्या कहता है कि इसमें समाज में एकता कम दिख रही है और क्या है, वर्गीय आधार। मतलब देखिए शासक वर्ग एक साथ रहने लगेंगे, सैनिक वर्ग एक साथ रहने लगेंगे, उत्पादक वर्ग एक साथ रहेंगे, तो इसमें एकता आपको कैसे देखने को मिलेगी, कहीं से भी एकता नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनको इनके काम में हस्तक्षेप नहीं करना है, इनको इनके काम में हस्तक्षेप नहीं करना है, तो एकता कहीं से भी नहीं होगी, जबकि क्या होगी, वर्गीय आधार हो जाएगी। ठीक है, पर विशेषाधिकार को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है इस सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह राज्य में केवल एक वर्ग को शासन सत्ता देकर अन्य वर्गों को शासन से वंचित कर देता है। हाँ, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या करता है कि सिर्फ एक ही वर्ग को शासन सत्ता देता है और बाकी को वंचित कर देता है, जिससे शासन की निरंकुशता की संभावना होती है। हो सकता है जो दार्शनिक राजा के बारे में या फिर जो शासक के बारे में प्लेटो ने कल्पना की है, हो सकता है वो ऐसे विचारधारा का हो जो क्या करे, एक राजा का रूप ले ले और प्रजा को सताना शुरू कर दे, ओवर टैक्स लेने लग जाए और प्लेटो के विचार क्या हो जाएंगे, यहाँ पे खंडित हो जाएंगे। तो इसीलिए किसी एक वर्ग में जब भी शासन होगा तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और जरूरी नहीं है कि हर मनुष्य क्या करे, एक जैसा व्यवहार करे। अब कहता है कुल मिलाकर प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक
कानूनी व वैधानिक धारणा न होकर एक नैतिक सिद्धांत है जो तत्कालीन एथेंस में एकता, सामंजस्य तथा व्यवस्था की दृष्टि से अपरिहार्य थी। मतलब वहाँ के समय के हिसाब से ये बहुत ही परफेक्ट था, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट थी। ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ध्यान में है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आगे करना है। और सपोर्ट करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।